हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 रूपक के भेद। पिछला वीडियो में जो है 10 रूपक में से 5 यानी कि 10 रूपक के भेद में से 5 रूपक का भेद पढ़ चुके हैं। आज बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आज पढ़ेंगे डिम के बारे में। ठीक है, तो इसका लक्षण देख लेते हैं। श्लोक क्या है? मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोधोद्दान तादि चेष्टितय उपरागश्च भूयिष्ठो डिमः अख्यातेति वृत्तिक। अर्थात ये जो है कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि डिम की कथा वस्तु इति वृत्ति प्रख्यात होती है। डिम की कथा वस्तु कैसी होगी? तो प्रख्यात होगा। ठीक है, हमेशा प्रख्यात होगा। और यह माया यानी कि जादू, इंद्रजाल, भ्रम, संग्राम यानी कि युद्ध, क्रोध और उद्यांत, घबराहट, उन्मत्तता आदि चेष्टाओं यानी कि गतिविधियों तथा उपरागों जैसे सूर्य ग्रहण, उत्कापात से भरपूर होता है। ये क्या होगा इसमें? तो इसकी कथा वस्तु, डिम की कथा वस्तु जो है, डिमा अख्याते वृत्ति का, अर्थात डिम की कथा वस्तु प्रख्यात होगा, प्रसिद्ध होगा हमेशा। और उपरागश्च भूयिष्ठ, और जो है इसमें यह माया जादू यानी कि है ना, माया मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोधादान, अर्थात जो है कहता है कि इन माया इंद्रजाल है ना, माये इंद्रजाल संग्राम क्रोध है ना, संग्राम क्रोधो उद्दांत है ना, संग्राम क्रोधो उद्दांत, अर्थात ये सब रहेगा इसमें। और उपरागश्च, अर्थात उपरागों से जो है यानी कि उत्पाद जैसे सूर्यग्रहण, उत्काप, ये सब रहेगा इसमें भरपूर मात्रा में। ठीक है, और भूयष्ठी अर्थात भरपूर मात्रा में रहेगा। ठीक है, यानी कि कह रहा है इसमें क्या क्या होगा? डिम की कथा वस्तु प्रख्यात, माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्यांत आदि चेष्टाओं तथा उपरागों से जो है भरपूर होगा। ठीक है, अगला श्लोक है अंगी रौद्र रस है ना, अंगी रौद्र रस तत्र सर्वे अंगानी रसा पुनः चत्वारो अंका माता ने विषकंभ का प्रवेश को, अर्थात बोल रहा है अंगी रौद्र, अर्थात इसमें रौद्र रस यानी कि क्रोध का रस प्रधान जो है होता है, तथा अन्य है ना, रौद्र रस तथा अन्य रस जो है सभी रस उसके अंग होता है। सर्वे अंगानी है ना, तत्र सर्वे अंगानी, और क्या होगा? अन्य रस जो है सभी रस जो है उसके सहायक होते हैं। इसमें 4 अंक माने गए हैं। चत्वारो अंका माता ने विषम, यानी कि इसमें 4 अंक माने गए हैं। और इसमें विषकंभक और प्रवेशक, यानी कि विषकंभक मतलब होता है अंकों के बीच सूचना देने वाले पात्र। विषकंभक और प्रवेशक का प्रयोग नहीं होता है इसमें। ठीक है, वही बोल रहा है माता यानी कि विषकंभक और प्रवेशक, अंगों के बीच सूचना देने वाला का प्रयोग यानी कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें रौद्र रस प्रधान होगा और अन्य रस जो है उसके अंगक होंगे। इसमें 4 अंक माने गए हैं। ठीक है, इसमें विषकंभक और प्रवेशक का प्रयोग नहीं होता है। अगला श्लोक देखिए, नायक कैसा होगा? देव गंधर्व यक्ष है ना, देव गंधर्व यक्ष रक्षो मोहारगा भूत प्रेत पिशाचाद्या षोडशात्यंत मुद्यता, अर्थात इसके नायक देवता, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, महान नाग है ना, महान नाग, देव गंधर्व है ना, यहाँ पे महान नाग, भूत प्रेत पिशाच आदि जो है होते हैं। इनकी संख्या 16 यानी कि षोडशात्यन, यानी कि इनकी संख्या कितना होती है? 16 होता है। ठीक है, और वे अत्यंत जो है क्या होता है? उद्यात, यानी कि उद्यात उग्र धीरोदात प्रकृति के होते हैं इसके नायक। तो क्या कह रहा है? देव गंधर्व यक्ष राक्षसो यानी कि राक्षसो महारगा भूत प्रेती पिशाचाद्या षोडशात्यंतम उद्यता। ठीक है, अगला श्लोक है वृत्तयः कैसिकी हिना निविर्म यानी कि निविर्मरसार्ष संधय
दीप्ता स्युः षडशा शांत हास्य श्रृंगार वर्जिता। अर्थात बोल रहा है इसमें कैसी वृत्ति नहीं होगी, यानी कि श्रृंगार रस की वृत्ति नहीं होगी। इसमें विमर्श, इसमें जो है विमर्श संधि का अभाव होता है, अर्थात मुख प्रतिमुख गर्भ निर्वहन 4 संधियां होती है। इसमें शांत हास्य और श्रृंगार को छोड़कर शेष 6 दीप्त जो है क्या होगा, दीप्त संधि हो, यानी कि होगा। इसमें वही बोल रहा है कि इसमें जो है दीप्त रस यानी कि वीर, रौद्र, करुण, अद्भुत, भयानक विवस्त होते हैं। ठीक है। डिम की जो है प्रमुख विशेषता अंक इसमें 4 होता है। कथा वस्तु प्रख्यात होता है। नायक 16 होते हैं। अत्यंत उद्धत भाव के जैसे देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि। मुख्य घटनाएं माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उत्पाद, ठीक है, आदि। और जो है रस होगा, रौद्र रस जो है प्रधान अंगी होता है। वर्जित रस जो है शांत हास्य और श्रृंगार रस का प्रयोग नहीं होता है। बाकी 6 रस रौद्र, वीर, करुण, भयानक, विवस्त, अद्भुत रस होते हैं। वृत्ति जो है कैस्कीय वृत्ति यानी कि प्रेम और श्रृंगार प्रधान का अभाव होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो वृत्ति जो है कैस्कीय वृत्ति यानी कि प्रेम, करण यानी कि प्रेम और श्रृंगार प्रधान का जो अभाव होता है। संधिया जो है विमर्श संधि, और इसमें जो 4 संधि होगा, लेकिन जो है विमर्श संधि का अभाव होगा। संधिया जो है विमर्श नहीं होगा। वर्जित अंग जो है विष, कंभक और प्रवेशक का प्रयोग नहीं होगा। इसमें संक्षेप में यहाँ पे दिया गया है। डिम 4 अंकों का हो, डिम जो है 4 अंकों का वह नाटक है जिसकी कथा वस्तु प्रसिद्ध होती है, जिसमें 16 क्रुद्ध और दिव्य अलौकिक नायक होते हैं तथा जो युद्ध, जादू और भयभीत करने वाले उत्पातों की प्रधानता रखता है। अगला देखिए इहामृग। इहामृग के लक्षण क्या है? तो इहामृगो मिश्र वृत्त वृत्तश्च तु अंक है ना प्रकृतिता मुख प्रतिमुखे संधि तत्र निर्वहनम तथा। अर्थात यहाँ मृग में जो यहाँ मृग को मिश्रित कथा वस्तु, इतिहास और कवि कल्पना का मिश्रण होता है ना। यहाँ मृग मिश्रित वृत्त वृत्तश्चतुर अंक प्रकृति यानी कि प्रकृति के द्वारा जो है, यानी कि प्रकृतिता यानी कि इसमें जो इतिहास और कवि कल्पना का मिश्रण होगा। ठीक है, तथा 4 अंक वाला कहा गया। इसमें कितने अंक होते हैं? तो 4 अंक। चतुर है ना, यहाँ पे चतुर अंक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे जो है चतुर अंक लिखा गया है। यहाँ मृगे मिश्र वृत्त चतुर अंक है। मिश्र चतुर अंक, अर्थात चतुर अंक इसमें 4 अंक होते हैं। मुख प्रतिमुखे और मुख प्रतिमुख जो है संधियां होती है, और साथ ही निर्वहन संधि भी होती है, अर्थात इसमें गर्भ और विमर्श का अभाव माना जाता है। ठीक है, 2 संधि नहीं होता है। यहाँ कुछ आचार्यों द्वारा केवल 3 संधियां मानी जाती है इसमें। अगर आगे देखते हैं, अगला श्लोक है नर दिव्यावनियम नियमो नायक प्रति नायक अख्यात धीरो दात्यवन्यो गूढ़ भावाद्युक्तकृत। अर्थात जो है इसके नायक प्रतिनायक विरोधी एक यानी कि नायक और प्रतिनायक जो है एक मानव और एक दिव्य यानी कि देवता होते हैं। एक नर होगा यानी कि मानव होगा और दूसरा देवता होगा। ठीक है, जो प्रायः प्रख्यात है ना, जो ख्यात यानी कि जो प्रायः प्रख्यात और धीरोदात्त प्रकृति के होते हैं। धीरोदात्त प्रकृति के होते हैं, है ना, धीरोदात्त यहाँ पे धीरोदात्त प्रकृति के होते हैं। दोनों गूढ़ भावों यहाँ है ना गूढ़ भावाद्युक्त कृते, यानी कि दोनों गूढ़ भाव यानी कि छिपी हुई इच्छाओं के कारण अयुक्त कार्य यानी कि करते हैं, यानी कि अनुचित या संघर्ष पूर्ण कार्य करते हैं। अगला श्लोक है दिव्य स्त्रियम निश्चन्ति अपहरान दीनेश्चत श्रीगा यानी कि श्रृंगारा भासमपस्य किंचित प्रदर्शित। अर्थात इसमें नायक प्रतिनायक दिव्य स्त्री को जो उससे नहीं चाहती अपहरण आदि उपायों से प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें ऐसा जो है कथा वस्तु होता है। ठीक है, इस नाटक में श्रृंगार भास है ना, यहाँ पे इस नाटक में जो श्रृंगार भास जो है थोड़ा थोड़ा दिखाया
जाता है। ठीक है, इसमें श्रृंगार भास, श्रृंगार का आभास या दोष युक्त श्रृंगार, ठीक है, दिखाया जाता है। तो इसमें कथा वस्तु कैसा होगा सो देख लिए। अगला श्लोक देखते हैं। तो पताका नायका दिव्या मर्तयावपि सदोद्यता युद्धमानीय संरंभम परम वज्ञानी वर्तते। अर्थात इसमें पताका जो है नायक दिव्य या मानव हो सकते हैं, यानी कि पताका जो है नायक या दिव्य मानव हो सकते हैं, जिनकी संख्या जो है दसोदात यानी कि 10 हो सकती है, और वे जो है उद्धत प्रकृति के होते हैं, यानी कि दसोद्धता अर्थात उद्धत प्रकृति के। वे युद्ध के लिए उत्सुकता जो है लाते हैं, अतः बहाने से जो है युद्ध से निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि युद्ध से भाग जाते हैं। वर्तते यानी कि बहाना से, ठीक है। युद्ध मान्य संरंभम परम वैज्ञानी वर्तते, अर्थात जो है किससे निवर्तते यानी कि निवृत्त हो जाते हैं युद्ध से, ठीक है, बहाना बना के। तो इसका कथा यानी कि ये कैसा होगा, इसमें पताका नायक दिव्य या मानव हो सकते हैं, जिसकी संख्या 10 हो सकती है, और वे उद्यत प्रकृति के होते हैं। वे युद्ध के लिए उत्सुक लाते हैं, पर अंत में जो है बहाने के भाग जाते हैं, ठीक है। ऐसा इसका जो है नायक का जो है चरित्र दिखाया गया है। अगला श्लोक देखिए। महात्मानो बध प्राप्ता अपि वाद्या अस्युरत्र नो एकांगो देव एवात्र नैत्यायहु परे मुन पुनः। अर्थात कह रहा है कि महात्मा ने अर्थात महात्मा नायक या बध प्राप्ता यानी कि महात्मा नायक या प्रतिनायक जो है क्या होगा, वध यानी कि मृत्यु के योग्य होने पर भी इस नाटक में उनका वध नहीं किया जाता है। यानी कि महात्मनो वध प्राप्ता अपि वाद्या स्त्रियोत्र नो, ठीक है, यानी कि क्या होगा उसमें, तो महात्मा नायक प्रतिनायक जो है, यानी कि महात्मा मतलब क्या होता है, नायक या प्रतिनायक के योग्य, यानी कि महात्मा वध के योग्य होने पर भी इस नाटक में उनका वध नहीं किया जाता है। और दूसरे आचार्य कहते हैं कि यह एक अंक वाला है और इसमें देवता ही एकमात्र नेता होता है, यानी कि एकांगो देव एवात्र नैतेत्याहु पूरे परे पुनः, ठीक है। आगे देखिए क्या है। द्वितीय स्त्री हेतुकम युद्ध नायक षडितितरे, अर्थात ये जो है पिछले श्लोक के मतभेद का सार है। दूसरे आचार्यों के अनुसार यह नाटक दिव्य स्त्री के कारण वाले युद्ध पर जो आधारित होता है, और इसमें 6 नायक होते हैं, यानी कि उसी को काट रहा है दूसरा जो है आचार्य लोग। यह मुख्यतः धनंजय आदि के मतों का संकेत है, जहां लक्षणों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे इहामृग की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। 4 अंक का होता है। कथा वस्तु जो है मिश्रित यानी कि प्रसिद्ध और कवि कल्पित होता है। नायक जो है नायक और प्रतिनायक क्रम मानव और दिव्य पुरुष दोनों होता है, ठीक है। संघर्ष जो है यहाँ पे संघर्ष का कारण दिव्य स्त्री होती है, जिसे नायक प्रतिनायक अपहरण आदि अनुचित तरीके से प्राप्त करना चाहता है, जबकि वह स्त्री उसे नहीं चाहती। और जो है रस जो है श्रृंगार भास यानी कि श्रृंगार का दोष युक्त रूप, ठीक है। और घटनाक्रम जो है युद्ध की तैयारी होती है, लेकिन अंत में जो है किसी बहाने से युद्ध टल जाती है। मृत्यु जो है यहाँ पे निषेध, नायक प्रतिनायक महात्मा होने के कारण वध के योग्य होने पर भी उनका वध नहीं किया जाता है, ठीक है। संधि यहाँ मुख प्रतिमुख और निर्वहन संधि यहाँ होती है इसमें, ठीक है। यह मृग का जो है नामाकरण इसलिए है, यानी कि यह मृग का नामाकरण इसलिए है क्योंकि नायक प्रतिनायक उस स्त्री को प्राप्त करना चाहते हैं जो मृग की तरह मायावी है और उनकी पहुंच से दूर है, अर्थात वे ऐसी वस्तु की इच्छा करते हैं जो दुर्लभ है। अब अगला देखिए उत्सृष्टिकांग, इस चीज को अंक भी कहते हैं। उसका लक्षण देखिए। उत्सृष्टिकांग एकांगौ नेतारः प्रकीर्ता नरा, ठीक है। अर्थात जो है उत्सृष्टिकांग एकांग यानी कि एक अंक वाला होता है। इस नेता यानी कि नायक जो है इसका प्राकृतिक यानी कि सामान्य जो है साधारण मनुष्य होता है, ठीक है।
अगला श्लोक है रसो अत्र करुणः अस्थाई, रसो अत्र करुणः अस्थाई बहु स्त्री परिदेवितम प्रख्यातमिति वृत्तम च कवि बुद्धाय प्रपंचयेत। अर्थात इसमें कारुण रस यानी कि कारुण रस जो है स्थायी यानी कि प्रधान होता है तथा इसमें बहुत सी स्त्रियों का विलाप यानी कि होता है, ठीक है ना, बहु स्त्रीय परिदेवितम, ठीक है। इसकी कथा वस्तु प्रख्यात यानी कि प्रख्यात मिति वृत्तितम यानी कि कथा वस्तु प्रख्यात होती है, जिसमें कवि यानी कि कवि बुद्धया कवि अपनी बुद्धि और कल्पना से जो है प्रपंच यानी कि प्रपंचयते यानी कि विस्तार यानी कि कल्पना से जो है विस्तार देता है, ठीक है। अगला श्लोक देखिए भान वत्स संधिवृत्य अंगनयस्मि अंजय पराजयो युद्धम च वचा कर्तव्यम निर्वेद वचनम बहु। अर्थात इसमें संधि वृत्ति अंग है ना, भानवस्त संधि वृत्ति अंगानस्य यानी कि इसमें संधि वृत्ति अंग भान जो है के समान होते हैं, यानी कि इसमें संधि वृत्ति और अंग नाट्य शास्त्र के तत्व है ये, ठीक है। भान जो है रूपक के भेद के समान होते हैं, ठीक है। ये जो है भान यानी कि पढ़ा चुके हैं, भान भान के समान होते हैं, ठीक है। और जो है इसमें जय और पराजय है ना, यहाँ पे जय और पराजयो जय और पराजय जो है होते हैं, लेकिन युद्ध को वचन यानी कि वचन द्वारा ही वर्णित करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है निर्वेद निर्वेद अर्थात वैराग्य दुख संसार से विरक्त के वचन अधिक होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अंक के प्रमुख विशेषता। अंक एकांग अंक होता है, एक अंक होता है, इसमें नायक जो है प्राकृतिक साधारण मनुष्य होता है। कथा वस्तु प्रख्यात प्रसिद्ध लेकिन कवि द्वारा विस्तृत होता है। रस कारुण रस प्रधान होता है जो युद्ध की समाप्ति के बाद के विलाप और दुख को दर्शाता है। विशेषता बहुत सी स्त्रियों का विलाप इसमें देखा जाता है। युद्ध जो है युद्ध की घटना को मंच पर नहीं दिखाया जाता है बल्कि केवल संवादों द्वारा ही वर्णित किया जाता है। संवाद जो है निर्वेद यानी कि दुख संसार की नश्वरता से भरे वचन अधिक होते हैं। संधि वृत्ति भान नामक रूपक के समान ही इसमें संधि वृत्ति आदि नाट्य अंगों का प्रयोग होता है। भान में मुख और निर्वहन संधि तथा भारतीय वृत्ति जो है होती है, इसमें भी वही होता है। संक्षेप में यहाँ पे दिया गया है, संक्षेप में यानी कि अंक एक यानी कि अंक जो है एक अंक का वह करुण रस प्रधान नाट्य है जिसमें साधारण नायक जो है प्रसिद्ध कथा वस्तु और युद्ध की समाप्ति के बाद का विलाप तथा संसार की नश्वरता का वर्णन संवादों के माध्यम से किया जाता है। ये है विधि यानी कि रूपक का लक्षण एवं अंग, ठीक है। विधि क्या होता है, विधि के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे 253 और 200 जो है 253 से 262 तक श्लोक दिया गया है इसका। देखिए क्या है श्लोक, श्लोक नंबर 53। तो विद्या में को भवेदंक कश्चिदेको अत्र कल्प्यते आकाश भाषितैरुक्तैश्चिता चित्राम प्रत्युक्तिमाश्रितः। अर्थात जो है विधि जो है नाटक का एक स्वरूप में ही एक ही अंक का होता है, ठीक है। भवेद अंक यानी कि एक अंक का होता है ये, ठीक है। इसमें एक ही पात्र की कल्पना होती है यानी कि कश्चिदेको अत्र कल्पते, ठीक है। जो आकाश भाषित यानी कि आकाश भाषित है, ठीक है, यानी कि आकाश भाषित के माध्यम से की गई उक्तियों के आधार पर अनेक प्रकार की प्रयुक्ति करता है ना। आकाश भाषित चित्राम प्रत्युक्ति माश्रिता, ठीक है, वही बोल रहा है। यद्यपि इसमें एक ही पात्र मुख्य होता है, आकाश भाषित और प्रयुक्ति के कारण अन्य पात्रों का जो है आभास मिलता है इसमें। अगला श्लोक है सच्यु यानी कि सुचयेदरि सिंगारम किंचिदन्या यानी कि किंचिदन्यान शान प्रति मुखर निर्वहने संधि अथ प्रकृतयो अखिला। अर्थात इसमें जो है मुख्य रूप से श्रृंगार रस का संकेत होना चाहिए, है ना। सुचेदि सुचयेदरि सिंगारम यानी कि श्रृंगार रस का
जो है संकेत होना चाहिए, साथ ही कुछ अन्य रसों का भी समावेश हो सकता है। ठीक है, और इसमें मुख और निर्वहन ये दो संधियां होती है। मुख निर्वहनीय संधि अर्थ प्रकृत यानी कि तथा सारी अर्थ प्रकृतियां जैसे बीज बिंदु आदि इसमें समाहित होती है। ठीक है, इस यानी कि सामान्य रूप से 10 रूपकों के में जो है 5 संधियां होती है। प्रमुख मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन विधि में केवल मुख और निर्वहन संधि का होना इसमें विशिष्ट बनता है। अगला देखिए, अस्यास्त्रोयोदशा अंगानि यानी कि निर्दिशन्ति मनीषिण उदात्य उदात्य कावलगिते प्रपंच स्त्रीगतम छलम वाक्यल्यस यानी कि वाक्यल्यधिवले गंडमवश्यदित बालिके और असत प्रलाप व्यवहार मृदवानी च तानी तु। ठीक है, ये जो है श्लोक दिया गया है। अर्थ मनीषिणा जो है लोग इसके 13 अंग बताते हैं, वे हैं, है ना, यहाँ पे मनीषिणा का कितने अंग, तो त्रयोदशांगानी मनीषिणा का 13 अंग बताते हैं। ठीक है, तो कौन कौन, तो ऊपर श्लोक के माध्यम से उदात्य, अवलगित, प्रपंच, त्रिगत, छल, वाक्यली, अधिबल, गंड, अवश्यंदित। ठीक है, और आगे है नाकिला। ठीक है, ये जो है आगे बताएंगे अस्त प्रलाप, व्यवहार और मृदव। अगला श्लोक है मीथो वाक्यमस अद्भुतम प्रपंचो हास्य क्रीनमतः त्रिगतम अस्यादने कार्तयोजनम श्रुति साम्यतः। अर्थात प्रपंच जो है यहाँ पे जहाँ दो पात्रों के बीच क्या असत्य भाषण होता है, जो हास्य उत्पन्न करने वाला हो, उसे प्रपंच कहते हैं। त्रिगत क्या होता है, तो ये जहाँ श्रुति के कारण एक ही वाक्य को अनेक अर्थकों में योजित किया जाता है, उसे त्रिगत कहते हैं। आगे जो श्लोक है उसी के बारे में परिभाषा दे रहा है। प्रिया भैरव यानी कि प्रिया भैर प्रिय यानी कि प्रिय वाक्य विलोभ्य, प्रिया भैर प्रिय वाक्येल विरोलभ्य लोभ्यश्च लनाच्छलम अन्येत्वाहुच्छलम किंचित कार्यमुद्दिश्य कस्यचित्। अर्थात और उदीयते उदीयते यद्वचनम वंचना हास्यो यानी कि हास्य रोष कृता। अर्थात छल जो है प्रिया या प्रिय वाक्यों से किसी को लोभ देकर छलना यानी कि छल कहलाता है। ये छल के बारे में बताया गया है। प्रिया भैर प्रिय वाक्य विलोभ्य छल न छलम। ठीक है, अर्थात प्रिया या प्रिय वाक्यों से यानी कि प्रिय वचन बोल के किसी को लोभ देकर छलना छल कहलाता है। अथवा दूसरे आचार्य छल वचन मानते हैं जो किसी कार्य को उद्देश्य करके वजंगना हास्य या क्रोध उत्पन्न करने वाला होता है, वही अन्य त्वाहुश्चलम किंचित कार्यमुत्सिद कस्यचिति है कस्यचित उद्दीर्यते यद्वचनम वंचना हास्य रोषकृता। उसी के बारे में बतलाया गया है। अगला श्लोक देखिए क्या है, तो वाक्यलिहारस्य संबंधो द्वित्री प्रयुक्तितो भवेत्। ठीक है, और गंडम प्रस्तुत संबंधी भिन्नार्थम सत्वरम वचा। ठीक है, अर्थात कह रहा है क्या, तो वाक्य के लिए है ना, वाक्य के लिए हास्य संबंध हो। अर्थात जहां 2 या 3 प्रयुक्तियों
से हास्य संबंध उत्पन्न होता है वह वाक्य के लिए है। ठीक है, गंड क्या है? तो गंड प्रस्तुत संबंधी यानी कि गंड प्रस्तुत से संबंधित परंतु भिन्न अर्थ वाला जो है, भिन्न अर्थ वाला शीघ्रतापूर्ण कहा गया वचन गंड कहलाता है। ठीक है, अचानक होने के कारण जो है भिन्नता अर्थ वाला शीघ्रतापूर्ण पूर्वक कहा गया वचन गंड कहलाता है। अगला श्लोक है व्याख्यानम स्वरसोक्तस्यान्य धावस्यांदितम भवेत् प्रहेलिकैव हास्येन युक्ता भवति नालिका। अर्थात अवस्यंदित है ना, यानी कि कह रहा है कि अवश्य निंदता स्वतः, अर्थात ये कह रहा है कि कहे गए वचन यानी कि अवश्य संदित स्वतः कहे गए वचन की अन्य प्रकार से व्याख्या करना अवश्यंदित होता है। यानी कि इसको अवश्यंदित यानी कि कुछ बोल दिया उसको अन्य प्रकार से जो है व्याख्या कर रहा है तो उसे अवश्यंदित कहेंगे। और नालिका जो है, नालिका क्या होता है? हास्य से युक्त प्रहेलिका ही नालिका होती है। हास्येन युक्ता प्रहेलिका भवति नालिका। ठीक है, आगे देखिए अस्त प्रलापो यद वाक्य संबंधम तथोत्तरम अग्रीव्यतोऽपि मूर्खस्य पुरो यच्च हितं वच दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र संयुर्मद वम हिततः। अर्थात क्या कह रहा है कि हस्त प्रलाप है ना, हस्त प्रलापो यह वह उत्तर होता है जो वाक्य से असंबंध यानी कि हो, यानी कि मेल न खाता हो, है ना। प्रलाप यानी कि अस्त प्रलापो यद व्यवहार यह वह तरीका वचन होता है जो मूर्ख व्यक्ति के सामने भी कहा जाए भले ही वह उसे ग्रहण न करे। ठीक है, और मृदव है ना, दोषा गुना गुना दोषा यत्र संयुदम वह वम हसित ही ततः। अर्थात मृदम यानी कि मार्दव, जहाँ दोष को गुण और गुण को दोष के रूप में प्रस्तुत किया जाए वह मार्दव होता है। संक्षेप में यहाँ पे दिया गया है यह श्लोक समूह नाट्य शास्त्र के उस अध्याय से है जहाँ विधि नामक रूपक का वर्णन किया गया है। स्वरूप यह एक अंकीय रूपक है जिसमें एक मुख्य पात्र आकाश भाषित के सहारे विभिन्न प्रत्युत्तर देता है। रस मुख्य रूप से श्रृंगार रस का संकेत होता है। संधि इसमें केवल मुख और निर्वहन नामक की दो संधियां होती है। अंक इसमें उदात्त अवलगित प्रपंच त्रिगत छल वाक्यली अधिबल गंड अव्यस्त यानी कि अवस्यंदित नालिका अष्टप्रलाप व्यवहार और मार्दव नामक 13 अंग होते हैं जिसमें से कुछ का विस्तृत लक्षण इस श्लोक में जो है बताया भी गया है। अब 10वां और अंतिम जो है प्रहसन उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? तो भान वत्स संधि संधय अंगलास्या अंगांगैर विनिर्मितम भवेत प्रहसनम वृतम निंदयानम कवि कल्पितम। अर्थ जो है यहाँ पे प्रहसन वह रूपक है जिसका वृत्ति निंदनीय यानी कि है ना, यहाँ पे निंदनाम यानी कि निंदनीय लोगों का होता है, घृणास्पद या समाज में उपहास के पात्र होता है इसमें। और जो कवि द्वारा कल्पित होता है, क्या होता है? कवि कल्पितम यानी कि कवि द्वारा कल्पित भी होता है। यह भान के समान संधि है ना, भानवत यानी कि भान के समान संधि, संधयंग यानी कि संधि के उपभेद और लास्यांगो यानी कि लास्यका नृत्य के अंगों से विनर्मितम यानी कि क्या रहता है? विनर्मितम रहता है। ठीक है, विनर्मितम होता है। आगे देखिए अत्र नारभटी नापि विस्कंभक परवेशक अंगी हास्य रस अस्तत्र विथ्यंगान स्थिर न वा। अर्थात इसमें आर भट्टी वृत्ति और क्या
यानी कि इसमें जो है आर्भट्टी वृत्ति नहीं होता है। नाटक के उग्र, मायावी और भयानक दृश्यों के लिए प्रयुक्त वृत्ति ये जो है नहीं होती है। विस्कम्भम यानी कि है ना, विस्कम्भम अर्थात और प्रवेश का अर्थात इसमें जो है अर्थोप अर्थोपक्षेपक जो कथा वस्तु के पूर्व या बीच में सूचित करने के लिए आते हैं वो भी जो है नहीं होते हैं। इसे हास्य रस की, इसे जो है इसमें है ना हास्य रस, तो इसमें जो है हास्य रस ही अंगी होता है यानी कि प्रधान होता है। इसमें विधि के अंगों यानी कि विधि के अंगों की स्थिति हो भी सकती है और नहीं भी, है ना। यहाँ पे अंगी विधि अंगनाम स्थितर यानी कि स्थितिर नवा, अर्थात इसमें विधि के यानी कि विधि के जो है अंगों यानी कि पिछले श्लोक में वर्णित की स्थिति यानी कि योजना भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगला श्लोक है आश्रित कंचन जन संकीर्ण भीति तदितु वर्तम बहुनाम दृष्टानाम संकीर्णम के चिदुचिरे तत्पूर्ण पुनर्भवति द्वयंकम यानी कि द्वयंकम अर्थ वैकांग निर्यतम, अर्थात जो है युद्ध प्रहसन यानी कि है ना, जब किसी एक विशेष व्यक्ति को आश्रय बनाकर चलाता है तो उसे शुद्ध प्रहसन कहा जाता है। ठीक है, और जो है अर्थात यह भाग अगले श्लोक में विपरीत अर्थ को स्पष्ट करता है। और जो है संकीर्णम प्रहसन, ठीक है, शुद्ध प्रहसन क्या हुआ, शुद्ध प्रहसन क्या हुआ यहाँ पे तो वो बता दिया। और आश्रित प्रहसन क्या होता है वो भी देखिए। संकीर्ण प्रहसन जब किसी कथा वस्तु बहुत धृष्ट लोगों पर आधारित होती है तब उसे संकीर्ण प्रहसन कहते हैं, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। ठीक है, अंकम व्याख्या, यह या तो एक अंक वाला होता है अथवा दो अंकों से निर्मित होता है। उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है आश्रितम कंचनम जन संकीर्ण भीति तदिदुः वृतम बहुनाम दृष्टानाम संकीर्णम केचिदुचिरे तत् तत्पुनर्भवति द्वयंकम थैव कांग यानी कि कांगकम निर्यितम। ठीक है, अगला श्लोक देखिए विकृतम तु विदुर्यत्र षण्डकञ्चुक्तितापसा भुजंग चारण भट्ट प्रभृते वेश वाग्युता, अर्थात विकृता यानी कि विकृत प्रहसन उसे जानना चाहिए जहाँ पर जो है नपुंसक यानी कि षंड है ना, यहाँ पे षंड और कंचुकी अर्थात अंतपुर का सेवक, तापस अर्थात तपस्वी, भुजंग चारण भट्ट आदि लोग विचित्र वेशभूषा और भाषा से युक्त होते हैं। यानी कि कह रहा है कि विकृत प्रहसन उसे जानना चाहिए जहां पर षंड, कंचुकी, तापस, भुजंग चारण भट्ट आदि लोग विचित्र वेशभूषा और भाषा से युक्त होते हैं। यहाँ पे टिप्पी जो दिया गया है यह श्लोक संकीर्ण प्रहसन के समान पात्रों की विकृति पर जोर देता है, जिससे कुछ आचार्य इसे विकृति नामक तीसरा भेद मानते हैं जिसमें पात्रों की वेशभूषा और वाणी में अत्यधिकता हास्यपद यानी कि विकृति होती है। यहाँ पे संक्षेप में क्या दिया गया है, यह श्लोक समूह प्रहसन नामक रूपक के लक्षण प्रधान रस और भेदों का वर्णन करता है। लक्षण देखिए पूरा जो बतलाए हैं, लक्षण इसकी कथा वस्तु कविकल्पित होती है और निंदनीय पात्रों पर आधारित होती है। इसमें भान के समान लक्ष्यांगों और संधियों का प्रयोग होता है। निषेध, इसमें और भट्टी वृत्ति विसंभक और प्रवेशक का जो है प्रयोग नहीं होता है। प्रधान देखिए, प्रधान रस हास्य रस इसका प्रधान रस होता है। अंगक व्याख्या, यह एक अंक या दो अंक का होता है। मुख्य भेद यहाँ पे जो है शुद्ध प्रहसन, संकीर्ण प्रहसन, विकृत प्रहसन और जो है
वही बोल रहा है शुद्ध प्रश्न एक व्यक्ति या सरल मूड को लेकर, और संकीर्ण प्रश्न धृत अशिष्ट और अनेक पात्रों को लेकर, विकृत प्रश्न विशेष रूप से विकृत वेशभूषा और भाषा वाले षंड, तापस, भट्ट आदि पात्रों को लेकर। अब देखेंगे साहित्य दर्पण में महाकाव्य का विवेचन। ठीक है, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य का विशद और सांगोपांग विवेचन किए हैं। क्या है? तो सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुर सद्वदसः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः। अर्थ है महाकाव्य जो है सर्गों में बद्ध होता है, उसमें एक ही नायक होता है जो या तो देवता हो या सद्वश उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हो। यह नायक धीरोदात्त है, यानी कि गुणों से युक्त होता है। अगला है एक वंशा, यानी कि एक वंश भवा भूपा कुलजा बहो अपि वा। अर्थ है यहाँ पे अथवा जो है इसमें एक ही वंश में उत्पन्न हुए उत्तम काल के बहुत से राजा भी हो सकते हैं। सिंगार वीर शांत नामे को अपि रसस इष्यते। सिंगार वीर या शांत इन तीनों रस में से कोई एक अंगी के रूप में जो है इष्ट है। ठीक है, अंगानि सर्वे अपि रसा सर्वे नाटक संधयः। अर्थात इसमें सिंगार वीर ये सब तो रहेगा ही, और अंगानि सर्वे सर्वे अपि रसा सर्वे नाटक संधयः, इसमें सभी अन्य रस अंग होते हैं और नाटक की सभी संधियां भी होती है इसमें। ठीक है, और इसमें सिंगार भी शांत तीनों रसों से कोई एक अंगी रूप प्रधान होता है। कथा वस्तु यहाँ पे दिया गया है इतिहासोद्भवम वित्तमन्य मन्यद वा सज्जनाश्रयम। इसकी कथा वस्तु या तो इतिहास से उत्पन्न हो अथवा सज्जन को आश्रय करके कवि द्वारा कल्पित हो। ठीक है, इतिहास जैसे कि रामायण महाभारत, ठीक है, इसकी कथा कल्पित होगी, यानी कि कवि के द्वारा भी ऐसा इसका कथा वस्तु होगा। चत्वारस्तस्य वर्गाः संयुक्तेष्वेकं च फलम भवेत्। उसके जो है 4 वर्ग जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष होने चाहिए, और इसमें ठीक है, और उनमें से कोई एक फल के रूप में वर्णित होना चाहिए। ठीक है, एक फल के रूप में वर्णित होना चाहिए कोई। इसमें जो है कौन कौन, तो 4 वर्ग होता है चत्वारस्य। ठीक है, अदौ नमस्क्रिया अदौ नमस्क्रिया आशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा। या काव्य के आरंभ में या तो नमस्क्रिया आशीर्वाद अथवा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए। क्वचिन्दा खलादीनाम संता च गुण कीर्तिनम। इसमें कहीं कहीं पर खल आदि की निंदा और सत्पुरुषों के गुण का कीर्तन भी होना चाहिए। एक वृत्तमय पौर्वशाने अन्य वृत्तक है। इसके सर्ग जो है कैसा, एक ही छंद से युक्त होने चाहिए, किंतु सर्ग के अवसान में दूसरे छंद का प्रयोग होना चाहिए। सर्ग के छंद में कौन सा छंद, तो अलग छंद दूसरा छंद का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन बीच में शुरू से जो है एक ही छंद का जो है युक्ति होता है इसमें। ठीक है, नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिकाई। जहाँ जो है सर्ग न अधिक छोटे और न अधिक बड़े होने चाहिए, इसमें उनकी संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए, 8 से अधिक होनी चाहिए। नाना वृत्तम क्वापि सर्ग कंच दृश्यते। अर्थात कहीं कहीं कोई एक सर्ग अनेक छंदों से युक्त भी देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें अर्थात कहीं कहीं जो है कोई एक सर्ग जो है अनेक छंदों से प्रयुक्त यानी कि होगा, इसमें युक्त भी होगा। और सर्गान्ते भविष्यर्गस्य सर्गस्य कथाया सूचनम भवेत। सर्ग के अंत में आने वाले सर्ग की कथा का सूचक जो है संक्षेप में बता दिया जाएगा, यानी कि अगला सर्ग आने वाला होगा तो उसके अंत में अगला सर्ग की कथा जो है हल्का सा संक्षेप में बता दिया जाएगा। अर्थात कोई अगर महाकाव्य यार लिखता है तो उसको जो है अंतिम सर्ग यानी कि अगला सर्ग आने वाला सर्ग का जो है कथा पिछला सर्ग में थोड़ा अंतिम में जो है संक्षेप में बताना होगा। ठीक है,
संध्या सूर्य, है ना, क्या तो संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोष ध्वानतर वसारा प्रातर्मध्या, यानी कि हन्य मृग्या रात्रि वन सागरा संभोग विप्रलंभव च मुनि स्वर्ग पुराध्वरा रन प्रयागनोपयम मंत्र पुत्रो दयादय वर्णिया यथा योगम सांगोपांग अमी इह। अर्थात जो है इस महाकाव्य में जो है क्या होना चाहिए, तो यथा योग्य सांग है ना, यहाँ पे सांग और उपांग सहित ये विषय वर्णित जो है यानी कि ये सब वर्णित होना चाहिए। सांग उपांग सहित कौन कौन से वर्णित होना चाहिए, तो संध्या है ना, संध्या सूर्य इंदु, संध्या सूर्य इंदु रजनी प्रदोष ध्वांत वसारा, ये सब को युक्त होना चाहिए। प्रातः काल मध्य मृग्या रात्रि वन सागर, ठीक है। संभोग और विप्लव मुनि सर्ग अध्वरा रन प्रयाण उपयम मंत्र पुत्रोदय। अर्थात ये सब जो है इसमें रहना चाहिए। अगला है कर्वे वीतस्य वा नम्ना नायकस्यायन तस्य वा नामास्य सर्वोपादे यथ कथा यथा, यानी कि यथ नामास्या सर्वोपादे यकथया सर्गा नाम तु। इसका अर्थ हो गया कि इसका नाम या तो कवि के वृत्ति अथवा नाम नायक के नाम से होना चाहिए। यानी महाकाव्य लिखेगा तो नाम के किसके अनुसार होना चाहिए, तो कवि की वृत्ति अथवा नायक के नाम से होना चाहिए। सर्गान तु है ना, सर्गान तु अर्थात और सर्ग का नाम तो उसमें वर्णित सर्वोपदय यानी कि सर्वोपाद्य कथा, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कथा वस्तु के अनुसार होना चाहिए। इस श्लोक में संस्कृत काव्य शास्त्र द्वारा निर्धारित महाकाव्य की परिपूर्ण परिभाषा दी गई है। यानी कि ऊपर जितना बतलाए उसमें जो कवियों का आदर्श काव्य रचना के जो है क्या, तो रचना के लिए मार्गदर्शित करता है। अर्थात कोई जो लिखेगा महाकाव्य तो इसका नियम पालन करेगा, ठीक है। ये सब जो बताए क्या क्या बतलाए हैं, तो बतलाए हैं कि महाकाव्य की कथा सर्गोबंध में विभाजित होती है। इसका नायक कोई देवता अथवा धीरोदात्त गुण से युक्त कोई उच्च कुलोत्र क्षत्रिय होता है। एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं। इसमें वीर प्रशांत यानी कि वीर शांत इन तीनों रसों में जो है कोई एक रस प्रधान होना चाहिए और अन्य उसके जो है सहायक होने चाहिए। इसमें नाटक की सारी संधियां जो है रहता है। काव्य का कथानक एक ऐतिहासिक होता है, ठीक है। ऐतिहासिक न हो तो किसी सज्जन व्यक्ति से संबंध रखने वाला होता है। इसमें 4 वर्गों में से कोई एक फल रूप में होना चाहिए, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में से कोई एक होना चाहिए। उसके आरंभ में जो है क्या होता है, तो उसके आरंभ में जो है नमस्कार आशीर्वादात्मक ये सब मंगलाचरण होना चाहिए, या ठीक है, या तो वस्तु निर्देशात्मक भी होना चाहिए, यानी कि नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक या वस्तु निर्देशात्मक में से कोई एक मंगलाचरण होना चाहिए। इसमें कहीं कहीं जो है दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा होती है। इसमें सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए और उन सर्गों का आकार बहुत छोटा ही होना चाहिए। प्रायः प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन उचित है। कहीं कहीं सर्ग में जो है विभिन्न छंदों का प्रयोग भी हो सकता है। प्रत्येक सर्ग के अंत में आने वाली कथा की सूचना होनी चाहिए। इसमें संध्या सूर्य चंद्र प्रदोष अंधकार दिन और क्या, तो प्रातः काल मध्याह्न मृग्या ऋतु वर्ण समुद्र मुनि स्वर्ग नरक युद्ध यज्ञ युद्ध यात्रा विवाह मंत्र पुत्र और अभ्युदय आदि का यथावसर सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य का नामकरण कवि कथा वस्तु नायक अथवा किसी अन्य चरित्र के नाम पर होना चाहिए और सर्गों का नाम सर्गगत कथा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक शास्त्रकार ने अपने समय में उपलब्ध महाकाव्यों के आधार पर महाकाव्य के लक्षणों का विधान किया है, ठीक है। लेकिन अधिकांश आधुनिक विचार विश्वनाथ के विचारों को प्रमाणिक मानते हैं और पार्वती महाकाव्यों में विश्वनाथ यानी कि परवर्ती महाकाव्य में विश्वनाथ के मत को अधिक ग्राह्य समझाया गया है, ठीक है। यानी कि विश्वनाथ के जो है मत को ज्यादा माना गया है।
तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।